All the elements present in a sample of earth crust are also present in the sample of the living tissue. लेकिन अगर कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें, ये लिविंग नॉन लिविंग दोनों के अंदर है, लेकिन लिविंग के अंदर इसका कंसंट्रेशन अर्थ क्रस्ट की तुलना में ज़्यादा होगा। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं किसमें, केमिकल एनालिसिस करने में इसका यूज करते हैं। इससे हमें दो फ्रैक्शन मिलते हैं, एक को एसिड सॉल्युबल पूल और एक को एसिड इनसॉल्युबल पूल कहते हैं। एसिड सॉल्युबल पूल को फिल्ट्रेट और एसिड इनसॉल्युबल पूल को रिटेंटेट का नाम दिया जाता है। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिड सॉल्युबल पूल में देखे हैं, जबकि एसिड इनसॉल्युबल पूल में केवल 4 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड ही प्रेजेंट होते हैं। अमीनो एसिड की अगर बात करें तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें अमीनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप एक ही कार्बन के ऊपर यानी अल्फा कार्बन के ऊपर होता है, इसलिए इन्हें अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होते हैं। यहाँ पर एक कार्बन के ऊपर 4 वैलेंसी पोजीशन पे एक हाइड्रोजन, एक कार्बोक्सिल ग्रुप, एक अमीनो ग्रुप और एक वेरिएबल ग्रुप आर प्रेजेंट होता है। आर ग्रुप का अगर हम नेचर बदलते जाएं तो अलग अलग तरह की अमीनो एसिड होंगी, जब लेकिन प्रोटीन में केवल 20 टाइप की अमीनो एसिड प्रेजेंट होती हैं। आर की अगर बात करें बेटा तो आर की वैल्यू अगर हाइड्रोजन है तो अमीनो एसिड का नाम ग्लाइसिन, आर अगर मिथाइल है तो एलानिन और हाइड्रोक्सी मिथाइल है तो सेरीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी अमीनो एसिड की अमीनो कार्बोक्सिल और आर ग्रुप पर डिपेंड करती हैं। एसिडिक अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड है, बेसिक में लाइसिन और न्यूट्रल में वैलिन हो जाएगी। एरोमेटिक अमीनो एसिड टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन और ट्रिप्टोफैन हो जाएंगी। यहाँ पर जिस अमीनो एसिड में प्लस और माइनस दोनों चार्ज निकलेंगे उसे ज्यूटर आयन का नाम दिया जाएगा। लिपिड्स की बात करें तो ये वाटर इंसॉल्युबल होती है, 3 तरह की फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और ग्लिसराइड 3 रूपों में ये पाई जा सकती हैं। तो फैटी एसिड की बात करें तो फैटी एसिड में एक कार्बोक्सिल ग्रुप आर ग्रुप से अटैच होता है। आर ग्रुप में 1 से लेकर 19 कार्बन हो सकती हैं। और इस तरीके से अगर हम बात करें फैटी एसिड में तो 2 से 20 कार्बन हो सकती हैं। जैसे पॉमिटिक एसिड में टोटल 16 कार्बन होती हैं कार्बोक्सिल कार्बन को मिला के। अरेकिडोनिक एसिड में टोटल 20 कार्बन होती हैं कार्बोक्सिल कार्बन को मिला के। फैटी एसिड सैचुरेटेड भी हो सकती हैं विदाउट डबल बॉन्ड या अनसैचुरेटेड हो सकती हैं विद वन और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। दूसरा जो सिंपल लिपिड है वो ग्लिसरॉल है, जिसे ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन कहते हैं। और कुछ लिपिड ऐसी होती है जिनमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों होते हैं, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड या ट्राईग्लिसराइड कहते हैं। जो ट्राईग्लिसराइड होते हैं उन्हें सिंपली फैट या ऑयल कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर। ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जैसे जिंजली ऑयल की बात करें। कुछ लिपिड में फास्फोरस होता है जिन्हें फास्फोलिपिड कहते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। जैसे लेसिथिन की बात करें, सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप की जो लिपिड होती हैं वो न्यूरल टिश्यू में पाई जाती हैं। सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप की लिपिड न्यूरल टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होती है। हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहाँ पर पाया जाता है, नाइट्रोजन बेसिस के अंदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन में। जब बेस के साथ में शुगर अटैच होती है तो न्यूक्लियोसाइड बनते हैं, और जब फॉस्फेट भी अटैच हो जाता है तो इसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन ये न्यूक्लियोसाइड हैं। एडनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, ग्वानाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं। यहाँ पर आपको फिगर दिए गए, अमीनो एसिड आपको दिखाई गई हैं। ये लेसिथिन का स्ट्रक्चर आपको दिखा है, कोलेस्ट्रॉल जिसमें 27 कार्बन होती हैं, ये आप याद कर सकते हैं। ये ट्राइग्लिसराइड है, ये ग्लिसरॉल है, और ये फैटी एसिड पॉमिटिक एसिड आपको दिखाई गई। यहाँ पर ये नाइट्रोजन बेस है, न्यूक्लियोसाइड यूरिडीन और एडिनोसिन है। एडनाइलिक एसिड एक न्यूक्लियोटाइड है। सब सीधे सीधे सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का सवाल भी ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है। प्राइमरी मेटाबोलाइट की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी मेटाबोलाइट का आइडेंटिफिएबल फंक्शन होता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट में पिगमेंट में कैरोटीनॉइड एंथोसाइनिन, एल्कलॉइड में मॉर्फिन कोडीन, टर्पिनॉइड में मोनोटर्पिन डाइटर्पिन, एसेंशियल आयन में लेमन ग्रास जराकुस का तेल, टॉक्सिन में एब्रेंडेसिन, लेक्टिन पूछा ही गया कॉनकैनावेलिन है, ड्रग में विनब्लास्टिन और कुर्कुमिन, पॉलीमेरिक में रबर गम, सेलुलोज सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट का आइडेंटिफिएबल फंक्शन होता है, आइडेंटिफिएबल फंक्शन होता है और इनका नोन रोल होता है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में। लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है उनका रोल हमें होस्ट ऑर्गेनिज्म में पता नहीं है। कुछ जो होती हैं वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूजफुल होती हैं, और कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऐसे होते हैं जिनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है। मैक्रोमोलिक्यूल की बात करें, जो कंपाउंड एसिड सॉल्युबल पूल में पाए जाते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 डाल्टन के बीच में होता है। एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर केवल 4 तरह के कंपाउंड है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड, लिपिड, और इसमें लिपिड को छोड़कर बाकी सबका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन या उससे ज़्यादा है। ठीक है, इन्हीं को हम बायो मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं, लेकिन लिपिड इसमें
लिपिड सही मायने में बायो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। तो अगर हम लिपिड को छोड़ दें तो बाकी जो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसैकेराइड हैं पॉलीमर भी होते हैं। लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन ये एसिड इंसॉल्युबल पूल में कैसे आ गई, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं और ये वाटर इनसॉल्युबल वेजिकल का फॉर्मेशन कर लेती हैं, वाटर इनसॉल्युबल वेजिकल का फॉर्मेशन कर लेती हैं और एसिड इंसॉल्युबल पूल में आ जाती हैं। लिपिड सही मायने में मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। एसिड सॉल्युबल पूल साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को बताता है और जो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल जो होते हैं वो एसिड इनसॉल्युबल पूल के बारे में बताते हैं, इनसॉल्युबल पूल के बारे में बताते हैं। वाटर की बात करें तो वाटर सबसे अबंडेंट केमिकल है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, दिखाई दे रहा 17 से 90% पानी है। दूसरे नंबर पे प्रोटीन 10 से 15%, तीसरे नंबर पे न्यूक्लिक एसिड 5 से 7%, फिर कार्बोहाइड्रेट 3, लिपिड 2 और आयन 1% होते हैं। इन चारों को याद करने का तरीका है पेंसिल। पेंसिल ऐसे लिखोगे आपको याद हो गया, प्रोटीन सबसे ज्यादा, फिर न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, वाटर और आयन जनरली आपको याद रहते हैं। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं जिसमें अमीनो एसिड आपस में जुड़ी होती हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। प्रोटीन में 20 टाइप की अमीनो एसिड होती हैं। प्रोटीन कभी भी होमोपॉलीमर नहीं हो सकता है, प्रोटीन हमेशा हेट्रोपॉलीमर होता है, ये होमोपॉलीमर नहीं हो सकता है। जो इसेंशियल अमीनो एसिड होती है, इसेंशियल अमीनो एसिड की बात करें तो इसेंशियल अमीनो एसिड वो हैं जिन्हें हमारी बॉडी नहीं बना सकती। ठीक, इसेंशियल अमीनो एसिड वो हैं जिन्हें हमारी बॉडी नहीं बना सकती है और इसलिए इनकी जरूरत हमें खाने में होती है। नॉन इसेंशियल उन्हें कहते हैं, नॉन इसेंशियल उन्हें कहते हैं जो हमारी बॉडी बना सकती है। ठीक है, विच अवर बॉडी कैन मेक। नॉन इसेंशियल को हमारी बॉडी बना सकती, इसेंशियल को नहीं बना सकती और इसीलिए डाइट से जो डाइटरी प्रोटीन होती हैं वो इसेंशियल अमीनो एसिड का सोर्स होती हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड का सोर्स होती हैं। प्रोटीन की बात करें तो कोलेजन प्रोटीन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाती है, ट्रिप्सिन एंजाइम की तरह काम करती है, इंसुलिन हार्मोन, एंटीबॉडी फाइट इन्फेक्शियस एजेंट, रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्शन, स्मेल टेस्ट और हार्मोन रिसेप्टर, ये सब प्रोटीन के ही बने होते हैं। ग्लूट फोर इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। कोलेजन सबसे अबंडेंट प्रोटीन एनिमल वर्ल्ड में और रुबिस्को सबसे अबंडेंट प्रोटीन पूरी अर्थ पर या होल ऑफ बायोस्फीयर में। पॉलीसैकेराइड की अगर बात की जाए तो पॉलीसैकेराइड जो है ये मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। जैसे सेलुलोज की अगर बात करें तो सेलुलोज पॉलीमेरिक पॉलीसैकेराइड है जो बना होता है ग्लूकोज से, ग्लूकोज का पॉलीमर है। सेलुलोज एक होमोपॉलीमर है। स्टार्च की बात करें तो स्टार्च भी एक होमोपॉलीमर है और ये जैसे ग्लाइकोजन की बात करें ये भी होमोपॉलीमर होता है। सेलुलोज, ग्लाइकोजन और स्टार्च तीनों ही होमोपॉलीमर हैं ग्लूकोज के। इनुलिन इज द पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। अब जैसे ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन में जो राइट एंड होता है उसे रिड्यूसिंग एंड कहते हैं और लेफ्ट एंड को नॉन रिड्यूसिंग एंड कहा जाता है और इसमें ब्रांचिंग पाई जाती है। सेलुलोज में ब्रांचिंग नहीं होती लेकिन ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग पाई जाती है। स्टार्च हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है और अपने हेलिक्स में आयोडीन मॉलिक्यूल को होल्ड कर लेता है और इसीलिए स्टार्च आयोडीन ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है जिसे आयोडीन टेस्ट देते कहते हैं। सेलुलोज में कॉम्प्लेक्स हेलिक्स नहीं पाए जाते इसलिए ये आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाता, इसलिए सेलुलोज आयोडीन टेस्ट नहीं देता। ये ग्लाइकोजन है और ये ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग आपको दिखाई गई। अगर ये फिगर दिमाग में रहेगा तो आपको याद भी रहेगा कि ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग पाई जाती है। प्लांट सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। जो पेपर हम यूज करते हैं ये भी सेलुलोज का बना होता है ना। कॉटन फाइबर, जो कपड़े हम कॉटन के पहनते हैं वो भी सेलुलोज के बने होते हैं। इसी तरह से अगर हम काइटिन की बात करें बेटा तो काइटिन भी एक होमोपॉलीमर है। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड काइटिन से बना होता है और जो फंजाई की सेल वाल हैं भी काइटिन से बनी हुई। न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करते हैं बेटा तो न्यूक्लिक एसिड एक्चुअली पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। पॉलीसैकेराइड, पॉलीपेप्टाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये तीनों ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन होते हैं। न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लियोटाइड बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है और एक न्यूक्लियोटाइड में 3 डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट होते हैं। एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसे नाइट्रोजन बेस कहते हैं, सेकंड मोनोसैकेराइड जो पेंटोज शुगर है और तीसरा फास्फोरिक एसिड या फॉस्फेट हो जाएगा। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो कि 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। एडेनिन, ग्वानिन प्यूरिन होते हैं और बाकी जो थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल होते हैं वो पिरिमिडीन हो जाएंगे। अगर हम आरएनए की बात करें बेटा तो आरएनए में राइबोस शुगर पाई जाएगी। ठीक है, राइबोस शुगर आरएनए में पाई जाएगी और
डीएनए में डीऑक्सीराइबोज नाम की शुगर प्रेजेंट होती है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोटीन में 4 लेवल पे स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर पोजिशनल इंफॉर्मेशन हमें देता है, और प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो पहला अमीनो एसिड होता है उसे एन टर्मिनल अमीनो एसिड और आखिरी वाले को सी टर्मिनल अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड सीट के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना, ये आपको बताया गया है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो हेलिक्स होता है, प्रोटीन में केवल और केवल राइट हैंडेड हेलिक्स ही पाए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर। टर्सरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, हॉलो वूलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और टर्सरी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल व्यू प्रोटीन का देता है, और टर्सरी स्ट्रक्चर एब्सोल्युटली नेसेसरी होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन के लिए। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर उनमें पाया जाएगा जिन प्रोटीन में एक से ज्यादा सब यूनिट पाई जाती हैं, एक से ज्यादा सब यूनिट पाई जाती हैं। जैसे हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट होती हैं, 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन होती हैं, और ये चारों चेन जिस तरीके से अरेंज होते हैं उसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर सारी प्रोटीन में नहीं होगा, ये उन्हीं में होगा जिनमें क्या होता है, जिनमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती हैं। नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग, प्रोटीन की अगर हम बात करें बेटा तो प्रोटीन में अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होती है, जो कैसे बनता है, कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड रिएक्ट विद द अमीनो ग्रुप ऑफ नेक्स्ट अमीनो एसिड विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, जिसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। पॉलीसैकेराइड में जो मोनोसैकेराइड होती हैं वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, और ये भी डिहाइड्रेशन से बनता है। और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच बनता है, दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 2 कार्बन एटम ऑफ 2 एडजेसेंट मोनोसैकेराइड। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होता है ये भी कैसे बनता है बेटा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड भी बनता है डिहाइड्रेशन के द्वारा। न्यूक्लिक एसिड में बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर डीएनए का वाटसन क्रिक ने दिया था वो भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही था। यहाँ पर आपको ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिखाएगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। अब यहाँ पर आप ये सारी बातें मैंने पहले ही आपको बता दी हैं जो आपको पता है। यहाँ पर राइज पर बेस पेयर 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, जो 2 बेस पेयर के बीच की दूरी होती है। जो फीचर आप डीएनए के पढ़ते हैं डबल हेलिकल मॉडल में एक्चुअली बी डीएनए के लिए होते हैं, बी डीएनए के फीचर होते हैं ना, बी डीएनए के फीचर होते हैं। 1 दर्जन से मोर देन ए डोजन फॉर्म ऑफ डीएनए पाई जाती हैं, जिनके नाम इंग्लिश अल्फाबेट के आधार पर रखे जाते हैं, जैसे ए है ना, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए, अलग अलग तरह के डीएनए हैं, और ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा तरह के डीएनए प्रेजेंट होते हैं। All chemical reaction occurring in our body is named as metabolism. There is no uncatalyzed metabolic conversion in the living system. लिविंग के अंदर कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं जो बिना एंजाइम के हो सके। अगर मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर से बन रहा है तो उससे हम कहते हैं एनाबोलिक पाथवे। सिंपल से कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो उसे एनाबोलिक या बायोसिंथेटिक पाथवे कहते हैं, जैसे एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल बन रहा है। और अगर सिंपल स्ट्रक्चर, अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपल स्ट्रक्चर बना है, ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड, तो इसे कैटाबोलिक या डिग्रेडेशन के नाम से जानते हैं। एनाबोलिक पाथवे में एनर्जी खर्च होती है, कंज्यूम होती है, और कैटाबोलिक पाथवे में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक, एनर्जी रिलीज होती है। एटीपी की अगर हम बात करें तो एटीपी को हम कहते हैं एनर्जी करेंसी इन द लिविंग सिस्टम, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल का नाम दिया जाता है। एनर्जी से रिलेटेड जितनी बातें उनको हम बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ते हैं। लिविंग स्टेट क्या है, लिविंग स्टेट इज द नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट एबल टू परफॉर्म वर्क। ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ब्लड में कितना होता है, 4.2 मिलीमोल पर लीटर से लेकर 6.1 मिलीमोल पर लीटर, ये एनसीईआरटी में चेंज किया गया है। एंजाइम की अगर हम बात करें लगभग सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन कुछ न्यूक्लिक एसिड हैं जो एंजाइम की तरह काम करते हैं, इन्हें राइबोजाइम कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा था 23S RRNA, 23S RRNA ये राइबोजाइम की तरह काम करता है। अभी जेनेटिक्स में मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया है। थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके एंजाइम 80-90 डिग्री पे काम करते हैं, जैसे टैग पॉलीमरेज, इनमें थर्मल स्टेबिलिटी पाई जाती है। थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से निकलने वाले एंजाइम में थर्मल स्टेबिलिटी पाई जाती है, जैसे टैग पॉलीमरेज के बारे में आपने पढ़ा। ये जो रिएक्शन आपको दी गई इसे कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। स्टार्च की जब हाइड्रोलिसिस होती है ग्लूकोज में तो ये ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। CO2 जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है H2CO3 बनता है। इस रिएक्शन में कार्बोनिक एनहाइड्रेस का यूज करते हैं। अगर इस रिएक्शन में एंजाइम का यूज ना करें तो 200 मॉलिक्यूल H2CO3 के बनेंगे 1 घंटे में,
लेकिन एंजाइम का यूज करने पर, कार्बोनिक एनहाइड्रेस का यूज करने पर 6 लाख मॉलिक्यूल एक सेकंड में बनते हैं, यानी रेट जो होता है वो 10 मिलियन टाइम इंक्रीज हो जाता है। 10 मिलियन टाइम यानी 1 करोड़ गुना यहाँ पर रेट इंक्रीज हो जाता है। ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है बेटा, ये 10 डिफरेंट स्टेप में होता है ना, 10 डिफरेंट स्टेप में यहाँ पर होता है। और जब कोई मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन होती है, जब कोई मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन होती है तो उसे मेटाबॉलिक पाथवे का नाम दिया जाता है। इसे मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। ये 10 डिफरेंट एंजाइम कैटलाइज मेटाबॉलिक पाथवे है, जिसे ग्लाइकोलिसिस के नाम से जाना जाता है। एंजाइम काम कैसे करता है बेटा, देखो, ट्रांजिशन स्टेट और सबस्टेट के बीच जो एनर्जी का गैप है उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम आप देखिए ज्यादा है, लेकिन जब एंजाइम का यूज किया गया तो एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम का यूज करने पर कम हो गई। तो एंजाइम का बस काम ही यही है, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। कैटालिटिक साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो बेटा, तो कैटालिटिक साइकिल में 4 स्टेप होते हैं। पहले सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से बाइंड करता है, फिर टाइट बाइंडिंग होती है, फिर जो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है ये बन जाता है, और फिर एंजाइम प्रोडक्ट को रिलीज कर देता है। खत्म, कैटालिटिक साइकिल खत्म हो गई। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, कौन से फैक्टर एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं, जो चेंज कर सकते हैं प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर को, जैसे टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और इनहिबिटर। तो टेम्परेचर और पीएच की अगर हम बात करते हैं तो दोनों में ही बेल शेप कर्व मिलता है। टेम्परेचर और पीएच में एक पॉइंट होता है जहां पर मैक्सिमम एक्टिविटी होती है और इसके दोनों तरफ एक्टिविटी डिक्रीज होती है। इस कंडीशन में बेल शेप कर्व मिलता है। जहां पर एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है उसे ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच के नाम से जानते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच के नाम से हम जानते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की अगर हम बात करते हैं तो सबस्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन यहाँ पर आपको दिखाया गया, आप देख सकते हैं केएम आपको दिखाया गया। केएम वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी वेलोसिटी मिल जाती है ना। और यहाँ पर ये कर्व आपको दिखाया गया कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के लिए, हाइपरबोलिक कर्व आपको दिखाया गया यहाँ पर, ठीक है, हाइपरबोलिक कर्व आपको दिखाया गया। अब बात करते हैं इनहिबिटर के बारे में। इनहिबिटर में कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हमारे सिलेबस में है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि एंजाइम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मेलोनेट है, जो सबस्ट्रेट सक्सिनेट से रिजेम्बलेंस शो करता है। यानी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में इनहिबिटर सबस्ट्रेट से रिजेम्बलेंस शो करता है, एंजाइम से नहीं। ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने में यूज किए जाते हैं। एंजाइम को 6 क्लास में डिवाइड किया गया और हर क्लास में 4 से 13 सब क्लास बनाए गए और एंजाइम का नाम 4 डिजिट में रखा जाता। पहला क्लास है ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज, दूसरा है ट्रांसफिरेजेज, तीसरा है हाइड्रोलेजेज, चौथा है लाइजेज। लाइजेज में हमेशा डबल बॉन्ड आएगा कार्बन कार्बन के बीच। पांचवा है आइसोमेरेजेज, छठा है लाइगेजेज। इसको ओतो है लंबे, इनसे से आप याद कर सकते हैं। लाइगेज जोड़ने का काम करता है और हाइड्रोलेजेज तोड़ने का काम करता है। ये सीक्वेंस भी आपको याद करना, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। को फैक्टर की बात करते हैं। कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिनको अपना काम करने के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत भी पड़ती है ना। ऐसे नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कोफैक्टर कहते हैं ना, नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट को कोफैक्टर कहते हैं। और जो ऐसे एंजाइम में जो प्रोटीन पार्ट होता है उसे एपो एंजाइम का नाम देते हैं। जो कोफैक्टर होते हैं बेटा, ये 3 तरह के होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम एंड मेटल आयन। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो टाइटली बाउंड करते हैं एपो एंजाइम से, जैसे हीम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप है कैटलेज और प्रोक्सीडेज एंजाइम में। कैटलेज और प्रोक्सीडेज करते क्या है, ये ब्रेक डाउन करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वाटर और ऑक्सीजन में। कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक होते हैं, कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक होते हैं, लेकिन ये ट्रांजिएंट बाइंडिंग करते हैं। ट्रांजिएंट बाइंडिंग करते हैं, जैसे NAD और NADP, ये दोनों ही कोएंजाइम है और कोएंजाइम का इसेंशियल कंपोनेंट विटामिन होते हैं। विटामिन कोएंजाइम नहीं होते हैं, लेकिन कोएंजाइम NAD और NADP हैं। इन दोनों का हिस्सा कौन है, विटामिन इन दोनों का हिस्सा हो जाएगा। अब बात करते हैं मेटल आयन के बारे में। मेटल आयन में जैसे जिंक की बात करें, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। जिंक एक को मेटल आयन या कोफैक्टर है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के अंदर।